हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये कोई व्लॉग वीडियो नहीं है, मैं पहले ही कन्फेस कर दूँ आपके सामने। और कुछ बातें हैं जो आपके सामने मैं आज शेयर करूँगी, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। शायद आने वाले टाइम पे मैं ऑनलाइन में मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया में ऑनलाइन ना हो पाऊँ, तो उसका रीज़न भी मैं बता। तो इन दिनों जो जो कुछ हुआ है मेरे साथ, सब कुछ आपके सामने शेयर करूँगी, बिकॉज़ आपके सामने हर कुछ मैं दिखाती हूँ। आप देखते हैं मेरे डेली लाइफ जो भी है, सभी कुछ कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। सो उसके बाद आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा कैसे क्या हुआ क्या नहीं। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जो देखना चाहता है वही देखे, नहीं तो फालतू में कोई भी कमेंट करे कि घर का सिचुएशन ये है, इसके बाद भी ब्लॉगिंग कर रहे हो, ये ना बहुत फलाना ढंकाना बहुत कुछ बोल सकते हैं बहुत कोई। बट जो रीज़न है उसके बाद आपको पता चल जाएगा जो भी है लास्ट तक। बस कुछ फालतू का कमेंट ना करें, आप वीडियो को देखें, उसके बाद इसको जज करके जो आपको ठीक लगे बता सकते हैं, लेकिन फालतू का कमेंट पहले से ना करें। इसके पीछे भी एक रीज़न है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं व्यूज़ के लिए या कुछ और के लिए ये व्लॉग कर रही। सो मैं फर्स्ट से बताती हूँ। 29 मई को हम लोग घर पे आके पहुँचे थे। हम लोग गए थे सिक्किम पे। उसका पूरा व्लॉग जो है टूर का, सब कुछ यूट्यूब में अपलोड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और वहाँ से आने के बाद और उसके पहले भी जो हुआ मैं आपको बताती हूँ। बट 29 मई को हम लोग जब पहुँचे, तब सुबह के टाइम पे घर पे पहुँचे। तो घर पे जब हम लोग आके पहुँचे, घर का सिचुएशन नॉर्मल था। और हम लोग जब जा रहे थे घूमने के लिए हमारे ट्रिप पे, तब मेरे फादर इन लॉ का जो सिचुएशन था, तो ये 3 महीने से मैं बोल सकती हूँ उनका जो तबीयत है थोड़ा डाउन है। उसके लिए मैंने डॉक्टर वगैरह सब कुछ दिखाए हैं। डॉक्टर का सजेशन से उनका जो दवाई वगैरह सब कुछ चल रहे थे, नॉर्मल था सब कुछ, लेकिन वो एक्टिव नहीं थे। हम लोग फिर भी बहुत कुछ करके बोल के हम लोग गए थे, और बार बार बोल रहे थे कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द रिटर्न आने की। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर हो इसका मतलब नहीं है कि आप कॉल नहीं कर सकते। तो दोनों ही हम लोग यही बोल के गए थे। जैसे कि मैंने बताया कि वो 3 महीने से एक्टिव नहीं थे। इसका मतलब मैं आपको खुल के बताती हूँ, जितना भी उनको बोला जाए कि थोड़ा बहुत आप घूमिए या चलिए या छत पे जाके वॉक कर लीजिए, थोड़ा एक्टिव खाना वगैरह जो भी हो, सब कुछ थोड़ा एक्टिव, टीवी देखना हो या बाहर जाना हो, या थोड़ा थोड़ा बाहर में टहलना हो, बहुत कम कर चुके थे। तो हम लोग बार बार बोल के उनको एक्सरसाइज वगैरह या जो भी है सब कुछ करवाते थे। अनुषा के पापा बार बार बोलते थे, बिकॉज़ डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, क्योंकि उनको हाई शुगर है, इसकी वजह से जो वॉकिंग है उसको रेगुलर करना। मैंने आपको बता दिया इसके पहले का सिचुएशन। तो हम लोग जब आके पहुँचे 29 को, तब घर का सिचुएशन नॉर्मल था। घर पे आके खाना वगैरह खाए, जो भी हो, बिकॉज़ मैं टायर्ड थी, ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई। लास्ट डे का व्लॉग ऑलरेडी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो 29 के बाद 30 मई को, 30 तारीख को इतना सारा काम था। लगेज पूरा निकालना था, साफ़ करना था, धूप में देना का था, जो भी कपड़े हमने पहने थे वो अलग करना था, धोना था। ये सब बहुत सारे काम होते हैं, आप सभी को पता है, ट्रिप से आने के बाद। सब कुछ सेटल करते करते पूरा दिन गुजर गया। और शाम के टाइम पे जो भी कपड़े थे हम लोग समेट रहे थे, तब भी मेरे फादर इन लॉ ठीक थे, हमारे साथ बातें कर रहे थे, बैठ के नॉर्मल जैसे बातें। तो जैसे कि हमारा हर दिन जाता है, 30 तारीख भी वैसे ही हमने स्पेंड किया। उसके बाद आया 31 तारीख को। 31 तारीख को सुबह जब जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तो सुबह के आई थिंक 10:30 बजे वो बोल रहे थे मुझे थोड़ा बाहर जाना है, सैलून पे हेयर कट वगैरह करना है, और शायद इसके बाद मैं थोड़ा सा मार्केट जाऊंगी फ़िश वगैरह ख़रीदने के लिए। तो हमने कहा बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो इस टाइम पे जाना ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है, आपको ज़रूरत नहीं है जाने की। तो वो नहीं माने। थोड़ा सा वो बात
अगर आप बोले वो कम ही सुनते हैं, तो अगर आप बार बार बोले कि मत जाओ तो वो बहुत इरिटेट होते हैं। तो बार बार बोल रहे थे कि मुझे हेयर कट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे हेयर कट करना है, मुझे जाना है। तो हम लोग मना कर चुके थे, लेकिन वो नहीं सुने। उससे पहले आई थिंक 5 या 10 मिनट पहले हमारे घर पे जो काम करती है मेड, उन्होंने कहा, और मैंने भी कहा, मैंने भी नोटिस किया, मेरे मदर इन लॉ भी नोटिस किया कि उनका एक साइड जो है थोड़ा सा टेढ़ा करके वो खड़े हैं। तो मैं बार बार बोल रही थी आप टेढ़ा क्यों खड़े हो, आप ठीक से सीधा जैसे खड़े होते वैसे खड़े हो। तो वो बोल रहे थे मैं तो सीधा ही हूँ। तो उनको शायद नहीं लग रहा था, लेकिन हमें पता था कि वो सीधा नहीं खड़े हो रहे हैं। तो जैसे जैसे कि उन्होंने छतरी लिया, तो उनको वॉक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। वो नॉर्मली अभी हम लोग बोलते थे अगर बाहर जाना है थोड़ा सा वॉक करके आइएगा, धूप बहुत ज़्यादा था। तो वो निकल गए। निकलने के बाद हमने क्या किया, मेरे मदर इन लॉ का फ़ोन उनको दे दिया, बिकॉज़ उनका फ़ोन का जो साउंड है थोड़ा कम है, और इनका फ़ोन का जो रिंगटोन का साउंड है थोड़ा ज़्यादा है, तो उनको सुनाई देगा अगर रास्ते पे अब हम लोग कॉल कर। सो बाहर जाने के आधा घंटे बाद हमने कॉल किया उन्हें, तो उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। ऑलमोस्ट हमने 3-4 बार कॉल किया था। सो उसके बाद 10 मिनट बाद उन्होंने कॉल बैक किया। तो उन्होंने पूछा क्या है, तो मैंने कहा कि आप कब आ रहे हो, बिकॉज़ बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप था। और उन्होंने कहा मैं अभी आ रही हूँ, चिंता मत करो। तो घर पे जब वो आ रहे थे तब हम लोग ऊपर से नीचे देख रहे थे, वो पूरा मैं पूरा तो नहीं, आधा ही टेढ़ा हो चुके थे, वो टेढ़ा हो के वो आ रहे थे। तो हम देख के थोड़ा डर गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर घर आए, घर आने के बाद पानी वानी वगैरह पीने के बाद ब्रेकफास्ट किया उन्होंने। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लेट गए। लेट के नॉर्मली जो भी हमारा डेली काम था वही करने लग गए थे। लेकिन शाम के टाइम से हमें लगा वो थोड़ा सा वीक फील कर। सो उसी टाइम पे हमने डिसाइड किया उनको डॉक्टर दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस दिन तो नहीं हो पाए, बिकॉज़ हमने बहुत सारे डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश किया, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। तो 1 तारीख को हमने शाम के 8 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया, हमारे घर के पास में ही है। सो वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर को सब कुछ हमने खुल के बताया कि उनका तबीयत कल से ठीक नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, वो थोड़ा सा चलने में उनको दिक्कत हो रही है, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि शायद बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, इसी वजह से शायद वो टेढ़ा होकर चल रहे हैं, और शुगर भी हाई शुगर, इसकी वजह से कुछ भी हो। दवाई उन्होंने लिख के दिया और एक्सरे वगैरह कुछ टेस्ट वगैरह दे के रखे थे, वो हमें। तो डॉक्टर दिखा के हम लोग जब आए घर पे, नॉर्मली जो दवाई डॉक्टर ने लिख के दिया था वही हम लोग दे रहे थे। उसके साथ साथ ये था कि उनका जो एक्टिविटी है हम लोग नोटिस कर रहे थे। तो 1 तारीख हम लोग डॉक्टर दिखा के आए, 2 तारीख नॉर्मल हम लोग घर पे ही उनको देख रहे थे। 3 तारीख को हमें लगा कि उनका जो तबीयत है और ज़्यादा बिगड़ रहा है। तो फिर से मैं उनका जो रिपोर्ट वगैरह है लेके, रिपोर्ट नहीं, उनका जो प्रेस्क्रिप्शन है वो लेके मैं डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर उनका जो तबीयत है वो बहुत बिगड़ चुका है, वो नहीं चल पा रहे हैं, उनका पैर में कोई बैलेंस नहीं है। ऐसे हमें लग रहा है कि उनको वो जब बाहर गए थे धूप में कुछ स्ट्रोक वगैरह हो चुका होगा, या घर पे कुछ हुआ होगा, नहीं पता, लेकिन नीचे से पेट के नीचे से उनके कोई भी सेंस नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, वो नहीं पैर हिला। तो हमने जब बोला कि नीचे से, पेट के नीचे से हमें लग रहा है वो पैरालाइज जैसे बिहेव कर रहे, उनका कोई भी सेंस नहीं है ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा कि इतना कुछ अगर हो चुका है आपको करना पड़ेगा एमआरआई करना पड़ेगा, और नहीं तो जो भी प्रॉब्लम है आपको क्लियर नहीं पता चलेगा। तो एमआरआई करने के बाद आप रिपोर्ट लेके मेरे पास आइए। तो नेक्स्ट डे का हमने अपॉइंटमेंट रखा एमआरआई का। तो बस, हाँ शायद, हाँ नेक्स्ट डे का ही रखा था जितना मुझे पता है, नहीं तो संडे था उसके बाद हमने रखा था, ऐसा ही कुछ था। तो हमने रखा डेट। रखने के बाद उनका टेस्ट वगैरह हुआ, लेकिन उनका कंडीशन इतना ही ख़राब था, हम लोग एम्बुलेंस बुला के लेके आए थे। स्ट्रेचर से उनको चलना या कुछ भी करना पड़ रहा था, बिकॉज वो बेड भी नहीं। सो एमआरआई का जो रिपोर्ट था वो जिस दिन हुआ था उसके अगले दिन हमें मिलना था, लेकिन अगर डॉक्टर को दिखाना है उसका जो प्लेटलेट है आपको पहले दे सकते हैं,
ठीक है, उसको अगर आप फिर से रिपोर्ट को आप सबमिट करें, आपको नेक्स्ट डे आपको जो रिपोर्ट है मिल जाता है। लेकिन हमें जल्दी था तो हमने कहा कि एमआरआई का जो प्लेटेट है वो मुझे दे दीजिए, उससे क्या होता है कि मैं डॉक्टर को दिखा दूँगी, उनको तो पता ही है। तो हम लोग एमआरआई का जो प्लेटलेट है, बिकॉज़ रिपोर्ट तो कल हमें मिलना था, तो हम लोग आई थिंक 5 तारीख को, हाँ 5 तारीख को हम लोग उनका जो रिपोर्ट है लेके डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने कहा प्लेटलेट से मैं कुछ भी नहीं बता पाऊँगी, आप रिपोर्ट लेके कल आइए। तो फिर से हम लोग रिटर्न आ चुके थे। तो हमें जब वो रिपोर्ट मिला तो ऑब्वियस सी बात है, रिपोर्ट के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। सो रिपोर्ट हमें मिला था शाम के टाइम पे, शाम के 6 साढ़े 6 बजे ऐसा कुछ। तो रिपोर्ट लेके हम डॉक्टर के पास गए। तब मेरे साथ मेरी जो अनुषा के जो छोटे मामा हैं, मेरे मामा ससुर, उनकी वाइफ थी, छोटी मामी है। तो मामी हमारे साथ गए बिकॉज़ उनको लगा, उनको पता है, रिपोर्ट के बारे में पता था कि कुछ गड़बड़ है। तो हम लोग जाके देख के आए कि डॉक्टर क्या है रिपोर्ट में, आप बताएं क्या सिचुएशन है अभी। तो उन्होंने कहा कि ये जो सिचुएशन है ये हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप दूसरे न्यूरोसर्जन दिखाएं या ऑन्कोलॉजिस्ट दिखाएं। तो आप दोनों को यही दोनों को यही सजेस्ट करेंगे, मेरे पास ये कुछ नहीं हो पाएगा, या फिर आप ऑन्कोलॉजी दिखाएं या न्यूरोसर्जन। तो ऑन्कोलॉजिस्ट या कोई भी न्यूरोसर्जन, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं नॉलेज है, ठीक है। तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो मुझे पता चला न्यूरोसर्जन बोलते हैं जिनको जो नर्व होता है हमारे, उनके जो दिक्कत होते हैं वो सर्जरी करते हैं, उनको न्यूरोसर्जन बोलते हैं। और ऑन्कोलॉजी बोलते हैं जो कैंसर के पेशेंट दिखाते हैं उनको। तो जब मुझे ये पता चला, उन्होंने क्लियरली बताया, तब मैं पूरा अंदर से टूट चुकी थी। इतना ज़्यादा मैं रोई थी बिकॉज़ मुझे पता भी नहीं था इतना कुछ हो चुका है उनके। सो घर पे मैं आई, आके अनुषा के पापा को, अनुषा के चाचू को, मेरी मदर इन लॉ को, सभी को ये सब बोलना था, ये सब मुझे क्लियरली बताना था। जब मुझे उस कंडीशन में मैं नहीं थी, मैं कैसे बताऊं क्या हुआ है क्या नहीं। तो सभी को बताने के बाद सभी लोग शॉक थे, बहुत ही इमोशनल थे, बहुत रो रहे थे। तो घर का सिचुएशन बहुत ही बिगड़ चुका था। तो नेक्स्ट डे हम लोग एक न्यूरोसर्जन को हायर किया। तो मेरी मामी ने वो दिखाया था, उनका नाम कुछ था, मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके पास हम लोग गए। तो उन्होंने कहा कि इनका जो सिचुएशन है अभी, इमीडिएटली आप कोई भी सर्जरी के बारे में ना सोच के आप जाइए ऑन्कोलॉजी कैंसर के डॉक्टर के पास, ताकि उनका ट्रीटमेंट हो पाए। बिकॉज न्यूरोसर्जन जो बोल रहे थे कि आप लोगों के लिए इनका लाइफ इम्पॉर्टेंट है या पैर इम्पॉर्टेंट है कि ये चल पाए। तो हम लोग के लिए ऑब्वियसली लाइफ इम्पॉर्टेंट है, तो हमने वही कहा कि लाइफ इम्पॉर्टेंट। तो उन्होंने कहा कि तो आप जल्दी जाइए वहाँ पे जाके दिखाए, वो कुछ सजेशन दे या कुछ टेस्ट वगैरह दे तो आप वही कीजिए, सर्जरी के बारे में आप अभी ना सोचें। तो हम लोग वहाँ से रिटर्न आ गए। धीरे धीरे हमारा जो होप था वो टूटता ही जा रहा था, बिकॉज़ ये एक नॉर्मल केस नहीं है और ये कोई भी नॉर्मल सिचुएशन भी नहीं है। मुझे लगता है किसी भी इंसान के लिए ये सुनना, ये कोई भी नॉर्मल बीमारी नहीं है। और अभी उनका एज है 64 टू 65। इस एज में हम लोग क्या करें क्या नहीं, क्या करना चाहिए, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक है और उनको लेके इस तरीके से ट्रैवल करना, बिकॉज़ धीरे धीरे उनका जो बॉडी है वो फूल रहा था। तो हम लोग गए हैं 8 तारीख को कैंसर हॉस्पिटल। वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया, जो बहुत देर हम लोग वहाँ पे वेट करें। अभी तक उनको पता भी नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। आज है 11 तारीख, उनको कौन सी बीमारी हुई है अभी तक उनको नहीं पता है। सो 8 तारीख से जब हम लोग गए वहाँ पे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा जो एक कैंसर हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे गए।
जाने के बाद डॉक्टर ने हमें कहा कि उनका 2 प्रॉब्लम है। एक तो सस्पेक्ट है, अभी तक कंफर्म नहीं है। एक है कैंसर, दूसरा है उनका जो स्पाइनल जो बोन है, स्पाइनल के जो बोन है और बहुत सारे अलग अलग शायद बोन है, वो शायद क्रैक हो चुके हैं 2। तो उनको जल्द से जल्दी आपको ठीक करवाना पड़ेगा सर्जरी करके। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये ही फर्स्ट आपको करना पड़ेगा, उसके बाद हम देख लेंगे। बिकॉज़ उनके पास टाइम है, अभी उनका जो एज है तो रिस्क लेना चाहिए। बिकॉज़ 75 एज तक रिस्क लिया जा सकता है, ये लीगल है। तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन। तो डॉक्टर ने हमें बहुत कुछ समझाया, समझाने के बाद हम पजल्ड हो चुके थे। बिकॉज़ न्यूरोसर्जन कुछ और बोल रहे थे, ऑन्कोलॉजी कुछ और बोल रहे थे, तो हम बीच में फंसे हैं, अभी तक बीच में फंसे हैं, कौन सा आगे करना चाहिए। तो बहुत कोई अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, फैमिली में रिलेटिव या कुछ भी, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, अलग अलग ओपिनियन है सभी का। सभी लोग बोल रहे हैं एक कैंसर पेशेंट को अगर आप छेड़खानी करेंगे वो ज़्यादा फैलते हैं, जो पॉइज़न है जो भी है वो ज़्यादा फैलते हैं बॉडी में। और जो हम लोग वहाँ पे जब गए थे, उन्होंने कहा कि आपको इमीडिएटली उनका जो ऑपरेशन है वो करना पड़ेगा ताकि वो चल पाए। उसके बाद का जो सिचुएशन है उनका बॉडी में क्या है क्या नहीं वो देख ले। तो एक कैंसर हॉस्पिटल से जब हमें ये रिस्पॉन्स मिला, हम कोशिश करने के बाद भी, इतना कोशिश करते करते 8 तारीख हो चुके थे, 1 तारीख लास्ट वो चले थे, डॉक्टर के पास चल के गए थे। उसके बाद से वो पूरा बिस्तर पे हैं और धीरे धीरे उनका तबीयत और भी बिगड़ता जा रहा है। तो अभी का सिचुएशन ऐसा है, डॉक्टर ने कहा था कि न्यूरोसर्जन के पास जाके सर्जरी करें। तो हमने सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ करने के बाद उनका जो तबीयत है वो बिगड़ता ही जा रहा है। तो हमने डिसाइड किया ठीक है हम लोग सर्जरी करेंगे। तो उसके बाद मैंने फेसबुक पे भी डाला कि अगर आप लोगों के पास कोई भी न्यूरोसर्जन है तो आप मुझे जल्द से जल्द इन्फॉर्म करें ताकि हम लोग जो भी ट्रीटमेंट है जल्द से जल्द स्टार्ट कर पाए। तो उसके बाद और भी बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया है ऑन्कोलॉजी। उन्होंने कहा कि आपको जो भी आपको वहाँ से बोला गया है वो गलत बोला गया है, वो ठीक नहीं है। उनको एट फर्स्ट कैंसर की ट्रीटमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं क्यों वो लोग ऐसे बोल रहे थे, कैंसर हॉस्पिटल से ऐसे कैसे बोल सकते हैं हमें नहीं पता। ताकि उनका जो एक हॉस्पिटल में शायद बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसकी वजह से हम लोग को दूसरा सिचुएशन में डाल दिया गया ताकि वहाँ पे ज़्यादा क्राउड ना हो हमारे लिए। ऐसा भी हो सकता है या कुछ, मुझे नहीं पता क्यों हमें रिफ्यूज़ कर दिया गया, क्यों हमारे बात। हम लोग अभी तक बहुत सारे डॉक्टर दिखा चुके हैं, बस ऑन्कोलॉजी कैंसर डॉक्टर हमने एक ही दिखाया था, उनका ओपिनियन यही था। तो हमने डिसाइड किया और भी कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ दूसरा ओपिनियन हो। तो जब दूसरे डॉक्टर के पास हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि आपको मिसगाइड किया होगा वहाँ से, ऐसा नहीं है, आपको कैंसर का ही पहले करना पड़ेगा। तो जैसा भी है अभी का सिचुएशन है, मैं आप लोगों को अभी ये व्लॉग अपलोड ये जो वीडियो है अपलोड करने का यही रीज़न है। अगर आपके पास कोई भी अच्छा ऑन्कोलॉजी या कैंसर हॉस्पिटल ऐसा कुछ है इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं ताकि आपसे मुझे कुछ हेल्प मिल पाए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे, बिकॉज़ दिन ब दिन उनका तबीयत और ज़्यादा खराब, और मुझे नहीं लगता कि उनका जो कंडीशन है हम लोग घर पे उनको ट्रीट कर पाएंगे। बहुत सारे डॉक्टर के पास गए थे लेकिन कोई भी उनको दूसरे डॉक्टर के पास या कोई भी हमें टेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा है ताकि हमें श्योर हो उनका जो सिम्टम है वो एक्चुअल में कैंसर है क्या नहीं, अगर है तो कहाँ पे है, कब से ये स्टार्ट हुआ, कितना है उनके कौन सा स्टेज चल। तो ये मेरा आज का वीडियो बनाने का बस यही रीज़न है। अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है कुछ, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और
इसी वजह से शायद मैं आगे वाले डेज़ में शायद मैं ब्लॉग ना डाल पाऊँ। और प्लीज़ इन्फॉर्म मुझे करें ताकि मैं जल्द से जल्द उनका जो ट्रीटमेंट है जो भी है मैं स्टार्ट कर पाऊँ। बिकॉज़ एडमिट कहीं पर भी नहीं ले रहे, बिकॉज़ उनका जो कंडीशन है घर पे सभी को बोल रहे हैं कि आप लोग प्रिपेयर रहे, अगर कुछ भी ना हुआ तो कुछ भी हो सकता है और ज़्यादा देर नहीं है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जो जल्द से जल्द आप जो भी है ट्रीटमेंट चालू करें। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं। और आने वाले टाइम पे क्या होगा क्या नहीं मुझे सच में नहीं पता, मेरा व्लॉग आएगा या क्या नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। दिस इज़ गोइंग टू माई लास्ट वीडियो अभी तक के। और एक बात भी है कि अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करें, क्योंकि उनका 2 प्रॉब्लम है आपको मैंने बताया। अगर आपके पास कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल हो जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कम खर्च में उनका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छी तरीके से कर पाए, वो भी मुझे बताएं। और बस आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं जल्द से जल्द उनको हेल्प कर पाऊँ। और आप लोग के साथ अगर ये वीडियो शेयर करने के बाद अगर कुछ भी हेल्प मुझे मिला तो मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच। और बस आज के लिए इतना ही। आप ये वीडियो को शेयर करें और देखें और मुझे हेल्प करें। थैंक यू।